मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि अभी हमने बात की है, जीवन विद्या एक परिचय, उसके जो बाबा जी के साथ उस शिविर में उपस्थित लोगों के जो सवाल थे, किस प्रकार बाबा जी ने किस तरह से उनका जवाब दिया, हम इस पर अभी विचार करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या पुस्तक आपके आसपास रखी है? आप निकाल सकते हैं पुस्तक अभी? किस किसने पुस्तक को यस संभाल कर? सर। ठीक है, उस पुस्तक खोल लीजिए, फिर हम वहीं से पठन शुरू करते हैं। मैं भी किताब निकाल लेता हूँ। बेटा, पेज नंबर कितना है आपकी पुस्तक में, ये जो प्रश्न उत्तर है? मेरे पास ये हिंदी और इंग्लिश वाली है, जिसमें पेज नंबर 141 है। अनुमान है आपकी पुस्तक में ये पेज नंबर 64 समथिंग होगा, देखिए। मैं एक बार नए वाली पुस्तक भी देखता हूँ, सिंगल वाली भी। जी हाँ, तो जो सिंगल हिंदी लैंग्वेज वाली पुस्तक है उसमें पेज नंबर 64 है, और इसमें है ये पेज नंबर 141 जो बाइलिंगुअल है। तो पेज नंबर 64 और इसका पेज नंबर 141, प्रश्न उत्तर। पुस्तक के इस भाग में जीवन विद्या के जिज्ञासुओं के मन में उठने वाले प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन कर श्रद्धेय बाबा जी ने उन प्रश्नों के समाधान चाहे गए। बाबा जी के द्वारा प्रस्तुत समाधान यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, समय समय पर जब शिविर हुए, बाबा जी ने जब पहला शिविर किया, तो ऐसे बहुत सारे जिज्ञासु थे, बहुत सारे लोग थे जिनके कुछ सवाल थे। उसमें से कुछ चुनिंदा सवालों को यहाँ पर इस पुस्तक में शामिल किया गया है। बाबा जी ने इनके क्या जवाब दिए उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, क्या भौतिक वस्तुओं की कीमत अर्थात मूल्य नहीं होता? तो अभी हम देख पाए बाबा जी ने जो मूल्य की बात की है, मानव मूल्य की बात की है, लेकिन इससे पहले बाबा जी ने कहा था जितनी भी भौतिक वस्तुएं, जितनी चीजें वस्तुएं हैं, हर वस्तु का हम एक मूल्य देख पाते हैं। ये मूल्य भी हमने भ्रमित अवस्था में डिसाइड किया है, और ये जो मूल्य है ये लाभ प्रवृत्ति पर आधारित मूल्य है। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं का उपयोगिता मूल्य निश्चित है। 100 साल पहले जो 1 किलो गेहूं का उपयोगिता मूल्य था, वह आज भी यथावत है। तो भौतिक वस्तुओं का मूल्य उनकी उपयोगिता है। हम भौतिक वस्तुओं का मूल्य देख रहे हैं कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले वस्तुओं के मूल्य अलग अलग थे। अगर मैं गेहूं की ही बात करूं, तो हमने बचपन में देखा है कि 200 रुपये किलो का क्विंटल भी एक गेहूं का बोरी लगभग 100 किलो का जो था वो मिलता था, जिसकी आज जो कीमत है वो बढ़कर लगभग लगभग 3,000, 4,000, 5,000 तक हो गई है। तो अगर हम कीमत की बात करें, यहाँ उपयोगिता मूल्य की बात की गई है और हम बात कर रहे हैं कीमत। कीमत घटती बढ़ती रहती है, ये भ्रमित अवस्था का काम है। इसमें केवल और केवल लाभ प्रवृत्ति ही काम करती है। बाबा जी बता रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं का जो उपयोगिता मूल्य है वो फिक्स है।
यानी 1 किलो अनाज में, 1 किलो गेहूं में जितने पोषक तत्व पहले थे आज भी उतने ही हैं। बल्कि उल्टा उर्वरक जो हमने, रसायन जो जिनका प्रयोग किया, उनसे कुछ कम ही हुए। लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर ऐसे समझ के देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 2 रोटी खाता था, उस एक निश्चित मात्रा में उस साइज की उतनी रोटी बनती थी। उसकी उपयोगिता समान थी। उपयोगिता में कोई फर्क नहीं आया। तो 100 साल पहले जो 1 किलो गेहूं का उपयोगिता मूल्य था, वह आज भी यथावत है। जब इसमें हम हस्तक्षेप किया तो मूल्यों को कम ही किया। अब बाबा जी उसी बात की तरफ जा रहे हैं कि उसकी उपयोगिता उतनी ही थी, लेकिन जैसे जैसे हमने मानवीय हस्तक्षेप किया, अपना दिमाग लगाया, प्राकृतिक तरीके से, संतुलित तरीके से, जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो उतना ही था। लेकिन जैसे मानव ने हस्तक्षेप किया, यानी कृषि के अंदर आधुनिक साधनों का, उर्वरकों का, रसायनों का जब प्रयोग किया, तो उसका उपयोगिता मूल्य हमने घटा दिया। जो पोषक तत्व थे गेहूं में वो कम हो गए। इसी प्रकार एक आम का जो नॉर्मल पेड़ हम लगाते हैं, 1 मिनट में थोड़ा इस पर आज माइक नहीं लगाया, माइक लगा दूं, नहीं तो बाहर की आवाजें रिकॉर्ड करेगा ये। क्या किसी श्याम की किसी से बात हुई है? श्याम कहाँ है? उसने 3-4 दिन की छुट्टी के लिए तो बोला था, लेकिन अभी कहाँ है कुछ पता नहीं उसका। सर पता नहीं, स्कूल में तो आता है वो, बाकी ठीक है, बातचीत तो हुई नहीं। तो उससे बात करो बेटा, कहाँ गायब है। चलिए, तो हमने उसको कम ही किया है। इसी प्रकार से जो पहले एक बीज विधि से कोई पेड़ लगता था, आम का पेड़ या किसी अन्य फल का पेड़, उस पर एक निश्चित समय के अंतराल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद ही फल आता था। लेकिन उस फल की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती थी। अब हमने कलम विधि का प्रयोग कर दिया है, जिससे अगले ही साल फल आने लगते हैं। आम के ऐसे ऐसे छोटे छोटे पौधे आ गए, छोटे छोटे पौधों पर ही आम लग जाते हैं। तो इसमें जो आम की उपयोगिता थी, उसमें कोई वृद्धि हुई या कमी हुई, इसको जब जांचने देखते हैं तो कलम लगाना कोई गलत चीज नहीं, आप लगाइए। लेकिन अगर उससे उस फल की उपयोगिता कम हो रही है तो फिर वो ठीक नहीं है। बाबा जी उसी की बात कर रहे हैं। जैसे रासायनिक खाद डाला, रासायनिक खाद के उपयोग से आदमी आलसी हो गया और गोबर खाद बनाना बंद कर दिया और सभी जानवरों को मारकर खा गया। इस चीज को समझना। अभी जब हम सम्मेलन में थे तो एक इस टाइप का प्रश्न भी पूछा गया कि बाबा जी हमने देखा, बाबा जी तो नहीं थे लेकिन जो और प्रबोधक भाई थे उनसे पूछा गया कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इतनी सारी गौशालाएं भी खुल गई है, सरकार भी गौशालों को पैसा दे रहा है गाय को रखने के लिए, लेकिन फिर भी सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, अभी हम यूपी में थे और एमपी में थे तो वहां देखा कि गाय रोड के बीच में सड़कों पर बैठी हुई है। अपने यहाँ भी हम देखते हैं सड़कों पर गाय घूमती है, प्लास्टिक की पन्नियां खा रही है। तो सरकार की इतनी सारी योजनाएं होने के बाद भी गाय सड़क पर क्यों है, जबकि गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है। तो वह बहुत ही बढ़िया बात की गई और बाबा जी भी वही लिख रहे हैं कि जब जब हम गाय को दूध के रूप में देखेंगे, गाय की उपयोगिता हमने क्या फिक्स कर रखी है? दूध। गाय से क्या मिल रहा है? दूध। तो जब तक हम गाय की उपयोगिता, उसका मूल्य दूध से निर्धारित करेंगे, तब तक ये गाय सड़क के ऊपर होगी। समझ में आ रहा है कि जब तक गाय दूध दे रही है तो वो घरों में रखी जा रही है, गौशालाओं में रखी जा रही है, क्योंकि गाय को हमने क्यों रखा है? क्योंकि दूध दे रही है। और जैसे दूध देना उसने बंद किया तो क्या किया? उसको छोड़ दिया खुले में, वो कहीं भी जाए, कुछ भी खाए। तो ऐसे में गाय क्या करेगी? दूसरा, पहले गाय को
काट दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, ताकि उनके शरीर से जो उपयोगी चीज़ें, जो जैसे खाल है उससे कुछ बना दिया, हड्डियाँ है उससे कुछ बना दिया, इस टाइप का काम चलता था। इनको बूचड़खाने बोलते थे, जहाँ पर ये गाय कटती थी। अब बीजेपी सरकार के आने के बाद वो बूचड़खाने बंद हो गए, कटती है नहीं, घर में कोई रखता है नहीं, तो कहाँ घूमेगी वो? वो ऐसे सड़कों पर घूमेगी, प्लास्टिक खाएगी। ऐसा ही हो रहा है। तो उसी की तरफ बाबा जी और आगे ध्यान दिला रहे हैं कि अब ये गाय सड़क के ऊपर ना आए, तो उसका क्या इलाज है? तो बाबा जी कह रहे हैं कि गाय को, गाय की जो उपयोगिता वो दूध से न देखी जाए। गाय की उपयोगिता उसके गोबर के साथ भी देखी जाए, उसके यूरिन के साथ भी देखी जाए। और नॉट ओनली गाय, हर पशु की बात वो कर रहे हैं। जितने भी पशुओं को हमने अभी दूध देने के लिए रखा है, उनकी उपयोगिता अगर हम गोबर के साथ भी देखें, तो गोबर का बहुत ही सही प्रयोग किया जा सकता है। और अभी वर्तमान में कुछ ऐसे प्रयोग चल भी रहे हैं। गोबर से खाद तो बनती ही है। एक वो केंचुए वाली खाद, जो काली खाद है, वो भी आजकल लोग बनाने लगे हैं, और जमीन के लिए वो बहुत ही पोषक है। तो जब से ये रसायन मार्केट में आए हैं, जब से केमिकल्स और ये उर्वरक, ये मैन मेड जो खाद है, ये मार्केट में आई है, तब से खेती का नाश हो गया है और आदमी भी नकारा हो गया है, कामचोर हो गया है। अब उसको क्या लगता है, कीड़ा लगा फसल पे दवाई मार दी, यूरिया छिड़क दिया। उसको कोई मतलब नहीं कि धरती का क्या हाल हो रहा है। और जब उसको लगा कि ये रसायन से काम चल रहा है, तो उसको अब गाय के गोबर की क्या जरूरत है, वो नहीं करता उसको। तो गाय जो गोबर का साधन थी, उसको लगा दिया दूध के लिए, दूध देना बंद किया तो मार के खा गया। अभी चल ही रहा है ऐसा। तो अब आगे बात क्या बता रहे बाबा जी, कि ये बताते हैं कि जानवरों को मारकर विदेश भेजकर हम पैसा कमाते हैं। वही बात आ गई ना, कि गाय थे या अन्य जानवर थे, इनको मारा, इनकी खाल और इनके जो शरीर के अन्य अंग थे, उनसे कुछ वस्तुएं, कुछ और चीजें बनाकर उनको विदेशों में भेज दिया। यह कहाँ तक सच्चाई होगी, कहाँ तक व्यवहारिक होगा, कहाँ तक आदमी के शुभ के अर्थ में होगा, कौन उत्तर देगा? मतलब आदमी का जो ये कार्य है, गाय को दूध के रूप में देखना, गाय को उसकी खाल के रूप में देखना, गोबर के रूप में ना देखना, तो ये आदमी के लिए शुभ कार्य तो नहीं हो सकता। आदमी नकारा हो रहा है, रसायनों का प्रयोग करके धरती खराब हो रही है। और वो रसायन जो हम धरती में डाल रहे हैं, वो उस फल या सब्जी में या फसल में, अनाज में। अब तुम्हें पता है कि एक पौधा जो है, वो सारी चीजें, जितने भी पोषक तत्व जमीन से लेता है, पानी, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, ये सारे जमीन से खींचता वो। और ये कहाँ थे? ये गाय के गोबर में थे। गाय का गोबर बंद कर दिया। अब क्या डाल दिया? केमिकल। तो वही केमिकल पानी के साथ घुलकर जब जमीन के अंदर जाता है, तो जड़ों से वही चीज ऊपर खाद जो है, बीज रूप में या फल रूप में हमें मिलती है। तो केमिकल अब वो बीज में भी आ गया, यानी गेहूं में भी आ गया, और फल सब्जियों में भी आ गया। उसी का हम सेवन कर रहे हैं, यानी वही केमिकल हमारे शरीर में आ गया। अब जब वो केमिकल शरीर में आया, तो इससे आदमी का कहाँ तक भला होगा, यही बात बाबा जी ध्यान दिला रहे हैं। मानव ने जो धरती के साथ ये पाप किया, इसके पाप का फल तो मानव को मिल रहा है। और अभी एक हाल ही में एक देश का, मेरे को ध्यान नहीं, शायद इंडोनेशिया या कहाँ पर, वहां जो बारिश हुई, उस बारिश के पानी की जब जांच की गई, तो उस पानी में, बारिश के पानी में माइक्रो प्लास्टिक था। मानव की खून की जब जांच की गई, एक गर्भावस्था की महिला की जांच की गई, तो भ्रूण में भी जो छोटा बच्चा है, उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक है। कहाँ से आ रहा है? ये हर चीज जो प्लास्टिक की वस्तु में सर्व की जा रही है, ये उसी का फल परिणाम है। और इसी की तरफ बाबा जी ध्यान दे रहे। बाबा जी ने एक छोटा सा इंडिकेशन यहाँ पे दिया है, रसायन के रूप में। उस रसायन से, यानी खेती में रसायन डाला, तो इससे मानव का कुछ भला होगा? नहीं होगा। जीव जंतुओं को काटा, क्योंकि गोबर की उपयोगिता को नहीं समझ पाया।
जीव जंतु के काटने से भी मानव का भला नहीं होगा। वही बात बता रहे हैं कि शुभ में कहाँ तक आदमी के शुभ के अर्थ में होगा, कौन उत्तर देगा। समृद्धि के लिए भौतिक वस्तुओं का मूल्य आवश्यक है। यह मानव के श्रम नियोजन का फलन है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग 3 जगह होता है: शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए। जो भौतिक वस्तुएं हैं, फिजिकल नीड्स की जो हमारी वस्तुएं हैं, बाबा जी कह रहे 3 जगह इसका मेनली प्रयोग होता है। वो कौन कौन सा है? शरीर का पोषण। तो जितनी भी हम भौतिक वस्तुएं खा रहे हैं, ये हमारे शरीर के पोषण के लिए, किसी में कैल्शियम है, किसी में मिनरल्स है, इसलिए तो खा रहे हैं। हम हरे पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आयरन है, लेकिन उस आयरन के साथ अब वो केमिकल भी है, और वो केमिकल हमारे मानव शरीर में जाकर क्या रिएक्शन करेगा, ये तरह तरह की बीमारियों के रूप में हमारे सामने ही है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से आज हम जूझ रहे हैं, और इसका कारण भी यही है कि हम व्यवस्था को नहीं समझ पाए। यानी जो चीज जैसी थी वैसा नहीं देख पाए। और बाबा जी यही कह रहे हैं कि जो वस्तु है उसकी उपयोगिता और पूरकता को समझकर उस वस्तु के साथ, उस पदार्थ अवस्था के साथ, जीवावस्था के साथ या प्राणावस्था के साथ हमें कार्य करना है, व्यवस्था को समझना है। नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मनुष्य ने सारी व्यवस्था को लाभ से जोड़ दिया है। तो समृद्धि के लिए भौतिक वस्तुओं का मूल्य आवश्यक है। समृद्धि का भाव कब होगा? जब मेरे पास मेरे से अधिक वस्तुएं उपलब्ध होगी, तभी मुझ में समृद्धि का भाव आएगा। और इसके लिए क्या जरूरी है? भौतिक वस्तु का मूल्य। यह मानव श्रम नियोजन का फल है। यानी मानव ने किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितना श्रम किया, जितना परिश्रम किया, जितना योगदान दिया, उसी के फलन में, उसी के रिजल्ट के रूप में वो वस्तु हमारे पास है। इतना समझ पा रहे बेटा अभी तक आप? यहां पर मानव ने खेत में जो कार्य किया, जो श्रम की, जो मेहनत की, उसके फलन में है उसके पास। खेत में भी हो सकता है, किसी शिल्प कला में, किसी हस्तकला में भी उसका योगदान हो सकता है। तो उसके श्रम का जो फल है, श्रम का जो परिणाम है, वही उस वस्तु का मूल्य है। आगे बाबा जी बता रहे हैं कि ये जो प्रयोग 3 जगह, शरीर पोषण के लिए, मैंने बताया शरीर में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति के लिए हम अलग अलग प्रकार के फल, सब्जी खाते हैं। दूसरा, शरीर का संरक्षण, यानी शरीर बना भी रहे, शरीर में कोई बीमारी ना आए, इसके लिए भी हम पदार्थ अवस्था का यूज करते हैं, पदार्थों का यूज करते हैं, है ना। और प्राणावस्था का भी यूज करते हैं, जीवावस्था का भी यूज करते हैं। तो मेन चीज क्या आ गई? पहले पोषण आ गया, फिर संरक्षण आ गया, और तीसरा बता दिया समाज गति के लिए। समाज गति को किस रूप में हम देख पा रहे हैं कि समाज सही से चलता रहे, समाज में जो आवश्यकता है एक दूसरे की पूर्ति होती रहे। और ये तभी संभव है जब मनुष्य लाभ प्रवृत्ति से काम ना करके समृद्धि के भाव से रहे। वस्तुओं का जो अधिक मात्रा में आज वो उनका स्टोर कर रहा है, जो चीजें उसको चाहिए वो अधिक से अधिक मात्रा में लेके रख रहा है, जबकि उसके पास यूज नहीं कर भी। यार हम देखते हैं कितने घरों में ऐसी बात बनती है कि हमने बहुत सारा सामान ला के रख लिया है, कुछ सामान खराब भी हो जाता है, खराब होने के बाद भी रखे रहते हैं। 2-3 दिन पहले भी हमने देखी थी कि दिवाली के आसपास जब हम घर की सफाई करते हैं तो ऐसा बहुत सारा सामान निकल के आता है कि जो पिछले साल भर से यूज नहीं हुआ, लेकिन डालने की, उसको जब कूड़े में डालने की या बेचने की बात आती है तो घर वाले फिर मना करते हैं कि नहीं, रख दे, काम आएगा। तो इस प्रकार का बहुत सारा अनयूज्ड सामान घरों में रखा रहता है, उपयोगिता होती नहीं है और दूसरे के लिए प्रयोग में नहीं आ रहा। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां मानव के लिए भी, पृथ्वी के लिए भी और चारों अवस्थाओं के लिए लाभकारी तो नहीं है। वही बाबा जी ध्यान दिला रहे हैं कि संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करना है
इसके बिना मानव को संपूर्ण सुख मिल नहीं सकता। यानी सब जितनी भी चीजें हैं उनका उपयोग मानव को करना, और उसको किस प्रकार से देखना, उपयोग की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से नहीं। तभी मानव जाति का भला है। संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करना है, इसके बिना मानव को संपूर्ण सुख नहीं मिल पाता। उपयोग से ही सुख मिलता है, भंडारण से सुख नहीं मिलता। आपने कितनी बार देखा है कि आप घर में कोई खाद्य सामग्री लाए, बेसन लाए, गेहूं लाए, और गेहूं का स्टोर आपने करके रख लिया। 4 बोरी का जरूरत है, 5 बोरी ला के रख लिया, और फिर जब उसी गेहूं में ढंग से भंडारण होने ना होने के कारण वो कीड़े लग जाते हैं, तो सुख होता है दुख होता है, इसको देखना पड़ेगा। तो जब जब हम वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक स्टोरेज करते हैं तो मानव को सुख तो नहीं मिलता। सुख मिलता है उनके उपयोगिता पूर्वक उनका यूज करने से, स्टोर करने से नहीं होता। बाबा जी इतना ही समझा रहे। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? तो हर वस्तु का, हर भौतिक मूल्य वस्तु का जो मूल्य है, यह बाबा जी कौन से मूल्य की बात कर रहे हैं, और मानव कौन से मूल्यों को समझ रहा है? तो बाबा जी यहाँ उपयोगिता मूल्य की बात कर रहे हैं। उपयोगिता मूल्य समान ही रहता है, लेकिन मानव के जो प्रकृति के साथ हस्तक्षेप है उसके फलस्वरूप उपयोगिता मूल्य गिर भी सकता है। कैसे गिर सकता है, इसको देखते हैं कि अभी पहले 200 साल पहले जो शुद्ध गेहूं था, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट था या अन्य पोषक तत्व थे, उनकी मात्रा ज्यादा थी। अब जो गेहूं आ रहा है उसमें इन सभी पोषक तत्वों की मात्रा कम है। तो पोषक तत्व ही उपयोगिता है। गेहूं की उपयोगिता क्या है? उसके पोषक तत्व, और उपयोगिता को है हमने मूल्य माना है। तो पोषक तत्व नीचे गिरे, पोषक तत्व कम हुए, तो गेहूं की उपयोगिता कम हुई। गेहूं की उपयोगिता कम हुई तो गेहूं का उपयोगिता मूल्य कम हुआ। यह कब हुआ? जब मानव ने हस्तक्षेप किया। अगर मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता तो वस्तु की उपयोगिता मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। इतना क्लियर है बेटा? तो जब भी हम किसी वस्तु की तरफ देखें, हम आमतौर पर फालतू की बातों में लगे रहते हैं। फालतू की बातें भी किस तरह से? जैसे अभी जो मौसम चल रहा है उसमें जो फल आएंगे, मौसमी फल, वो संतरा है, लेकिन हमें खाना, या सेब है, लेकिन मानव क्या देख रहा है? उसने देखा कि भाई वहां पे दुकान पे आम भी रखा हुआ है। आमतौर पर सीजन में जो आम की कीमत होती है 50-60 रुपए, 100 रुपए किलो तक होती है। अभी जो आम मार्केट में मिल रहा है उसकी कीमत 300 रुपए किलो है। तो मानव ने ट्रेंड कहां पर सेट किया? फलों का यूज भी उसने स्टेटस के हिसाब से देखना शुरू कर दिया। आम खा रहा है, सर्दी में आम खा रहा है। जब आम आदमी की पहुंच आम तक नहीं है तब वो आदमी आम खा रहा है। आम को भी उसने स्टैंडर्ड से जोड़ दिया, जबकि उपयोगिता मूल्य उसका घटा है। प्रकृति में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जिस मौसम में जिस फल की उपयोगिता होती है उस मौसम में वही फल उगता है। इसलिए बार बार सलाह दी जाती है कि अपने भोजन में हम मौसमी फलों और मौसमी सब्जियों को शामिल करें। मौसमी मतलब जो उस मौसम में उगती है। जैसे इस मौसम में अभी आप देखेंगे तो गाजर आएगी, गोभी आएगी, मटर आएगी, ये सारी फसलें इस मौसम में आएगी। लेकिन आपने देखा कि अभी गर्मियों में भी गोभी मिलती है। अभी जो गोभी आएगी ना उसको देखना, वो 5 रुपए, 10 रुपए किलो, 15 रुपए, 20 रुपए किलो के हिसाब से बिकेगी। और अभी भी जो वर्तमान में जो मार्केट में गोभी है वो 80 रुपए, 60 रुपए किलो। इसे और 2 महीने पहले 120 रुपए किलो भी थी। तो हम ना समझी में वो सब्जी महंगी भी खरीद रहे हैं और उसकी उपयोगिता भी उतनी नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जी जिस मौसम के लिए बनी थी वो उसी मौसम में खानी चाहिए। विपरीत मौसम में अगर हम विपरीत वस्तु का सेवन करते हैं तो वो लाभदायक नहीं रहती, नुकसानदायक ही होती है।
गाजर लोग अब नहीं खाएंगे, गर्मी में गाजर खा रहे थे। और घिया और तोरी जैसी वस्तुएं जो सर्दी में नहीं आएगी वो महंगी बिकेगी। घिया तोरी का खाने का मौसम गर्मी है, लेकिन लोग सर्दी में खाएंगे। तो अपनी नासमझी वश वो वस्तु की उपयोगिता मूल्य को नहीं पहचान रहे हैं, बल्कि वो लाभवादी प्रवृत्ति से प्रभावित होकर या समाज में दिखावे से प्रभावित होकर कम उपयोगी वस्तु का सेवन भी महंगे मूल्यों पर कर रहे हैं। अब इसे आप समझदारी कहेंगे या नासमझी कहेंगे? दूसरा, जब इन वस्तु का प्रयोग हम असमय करते हैं, यानी समय नहीं फिर भी उनका हम प्रयोग करते हैं, तो शरीर में तरह तरह के रोग भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं। जैसे ठंड का मौसम है, तोरी और घिया की प्रवृत्ति ठंडी है। ठंड में इन सब्जियों का इस्तेमाल करके हम शरीर को जहां गर्मी देनी चाहिए वहां ठंडक दे रहे हैं। तो शरीर को दोबारा गर्म होने में, मौसम के अनुकूल होने में और ज़्यादा एनर्जी का प्रयोग करना पड़ता है। इससे शरीर में थकावट होती है, शरीर में कमजोरी आती है। तो मतलब पैसे खर्च करके भी हम बीमारियां ही खरीद रहे हैं। और कितनी तरह से इसको हम देख रहे हैं। मनुष्य है, जिसको हम कहते हैं पढ़ा लिखा मनुष्य, ये सो कॉल्ड पढ़ा लिखा मनुष्य इतना मूर्ख बन चुका है कि पैसे दे के बीमारियां खरीद रहा है। ये गोभी, गाजर, मटर, इनकी प्रवृत्ति गर्म है और गर्मी के मौसम में ज्यादा पैसे देकर इनका प्रयोग कर रहा हो। मटर पनीर खाना है, खाओ, किसने रोका है? दूसरी बात, वस्तुओं का स्टोरेज किया जाता है। जैसे मटर जैसे सस्ती होगी ना, तो मटर को छील के इनके दाने निकाल के उनको डीप फ्रीज कर देते हैं। और घर में जो हम डीप फ्रीज करते हैं वो तो ठीक है। नॉर्मली हमने क्या किया कि उसको हमने हल्का सा उबाल देके स्टोर कर दिया, तो वो क्या उबालने से उसकी गुणवत्ता उतनी ही बनी रही? फिर भी यदि अपने शौक के लिए वो काम हमने किया और उसका उपयोग कर रहे हैं, एक लेवल तक वो ठीक है। किसके मुकाबले? उसके मुकाबले जो हम कंपनियों की जो मटर खा रहे हैं, वो तो उसको लंबे समय तक बचाए रखने के लिए, वो खराब ना हो, उसमें केमिकल डाल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं और खा भी क्या रहे हैं? केमिकल खा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वस्तु का जो मूल्य है, वस्तु का मूल्य, समझदारी में वस्तु का मूल्य, उसकी उपयोगिता मूल्य, तो ये उपयोगिता मूल्य घट रहा है। और जो मानव द्वारा लाभवादी प्रवृत्ति से जो एक वस्तु का क्रय विक्रय का जो मूल्य निर्धारित किया गया, वो बढ़ रहा है। जब भी हम अपने घर में चीनी लाते हैं, मेरे घर में चीनी की 1 किलो चीनी की खपत है, तो अब आप देखो, चीनी का मूल्य बढ़ रहा है या चीनी का जो लाभवादी मूल्य हमने बना दिया वो बढ़ रहा है? पहले चीनी 5 रुपए 10 रुपए किलो थी, आज चीनी जो है 45 से 50 रुपए किलो है। लेकिन जब मैं उपयोगिता मूल्य की बात करता हूं, तो आज भी मेरे परिवार के लिए चीनी की जो उपयोगिता वो 1 किलो है और वो बनी हुई है। अपनी मिठास को सेम रखने के लिए मैं उतनी चीनी का प्रयोग कर रहा हूं। हाँ, वस्तु रूप में लाभ कमाने के लिए भ्रमित अवस्था में लाभवादी प्रवृत्ति से ग्रसित होकर मैंने चुन्नी का जो क्रय विक्रय वाला मूल्य था उसको बढ़ा दिया। तो भ्रमित अवस्था में मूल्य का मतलब है लाभ कमाने के लिए मुद्रा के रूप में दिया गया भुगतान, पैसे के रूप में दिया गया भुगतान। जबकि उपयोगिता के अर्थ में मूल्य है कि मुझे अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कितना सामान चाहिए, ये उसकी उपयोगिता है। तो बाबा जी ने यहाँ जो भौतिक मूल्य की बात की, भौतिक वस्तु के मूल्य की बात की, उसका मतलब सीधा सीधा मतलब वो उपयोगिता मूल्य से ही है, जो कभी कम नहीं होती। इतना क्लियर है बेटा? जो भी भौतिक वस्तुओं का मूल्य है, ये समझ में आ रहा है?
भौतिक वस्तुएं मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, ये बात हुई गई, चाहे पदार्थावस्था में है, चाहे जीवावस्था में है, या प्राणावस्था में है। 1 किलो पालक, 1 किलो गेहूं, है ना, और 1 किलो दूध, और मिट्टी में मिलने वाला कैल्शियम, तो इनकी उपयोगिता मूल्य वो नहीं बदलता, वस्तु मूल्य बदल जाता। अगर इतना कुछ समझ में आया है, किसी का कोई सवाल इसको लेके है तो पूछ सकता है। बताओ बेटा जी। स्नेहा, कोई सवाल बेटा आपका? स्नेहा, आवाज आ रही मेरी बेटा आप तक? हाँ जी सर। कोई सवाल आपका है यहाँ पे? नहीं सर। तो अंजलि, आपका कोई सवाल? अंजलि बेटा, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। और शानवी, आपका कोई सवाल बेटा? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक है। तो इस बाबा जी के इस सवाल जवाब से क्या समझ बनी, उसको देख लेते हैं। पहली समझ, घर में हम जिस खाद्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा हम मौसमी फल और मौसमी सब्जी और मौसमी अनार का प्रयोग करें, मौसमी अनाज का प्रयोग करें, मौसमी दालों का प्रयोग करें। असमय पर उपलब्ध होने वाले अनाज, फल और सब्जियों का जो प्रयोग हम करते हैं, इनसे हमारे शरीर को हानि ही होती, लाभ नहीं होता। जैसे बाजरा अब सर्दियों में आएगा, तो बाजरा सर्दियों में खाने की चीज है, चावल गर्मियों में खाने की चीज है। इसी प्रकार घिया, तोरी, खीरा, या फल के रूप में देखें तो हम वाटरमेलन, खरबूजा या तरबूज, ये सारी चीजें गर्मी में खाने वाली है। आम भी गर्मी में खाने वाला फल है। संतरा, अंगूर, अमरूद, या गाजर, गोभी, इस प्रकार की जो सब्जियां हैं वो सर्दी में खाने वाली है। तो जब भी हम इन चीजों का, इन भौतिक अवस्था की चीजों का, इन सब्जियों का, फलों का चयन करें तो मौसम के अनुसार करें, जीव के अनुसार ना करें, तो शरीर कम बीमार होगा। शरीर कम बीमार होगा तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है वो बढ़ेगी। इतना क्लियर है? तो हम आगे जो दूसरा सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, ये लगभग 3-4 पेज का सवाल है। मानव धर्म क्या है और मत क्या है? धर्म पर हमारी पहले भी बात हो चुकी है। जो धारण किया जाता है वो धर्म है, यानी जिसको जिस अवस्था से अलग ना किया जा सके वही इसका धर्म है। लेकिन अब बात आ गई है मत। तो मत का अर्थ, जैसे हम बात करते हैं ना, मानव अलग अलग धर्म, पंथ, मत, संप्रदाय, वर्गों में बटा हुआ है, अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है। इसको हम धर्म बोले, पंथ बोले, मत बोले, संप्रदाय बोले, क्या है उसको भी देखना है। जीवन विद्या पढ़ने के बाद एक चीज तो हमारे समझ में आई है कि मानव सुख धर्मी है, अर्थात इंसान का जो सुख है, इंसान का जो धर्म है वो सुख है, और हर मानव सुखी होना चाहता है। और मानव जो भी कुछ करता है अपने सुख के लिए करता है। इतना क्लियर हो रहा है? तो हम आगे बढ़ते हैं। इतना आपको, जो आपकी अगर स्पष्टता इतनी हो चुकी है, क्योंकि बार बार ये आया है, पहले भी आया है, तो इस प्रश्न को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इतना सबके लिए क्लियर है बेटा कि मानव सुखधर्मी है?
यस सर। चारों अवस्थाओं के धर्मों की बात भी हम अभी देख लेते हैं। पदार्थावस्था का धर्म है होना, प्राणावस्था का जो धर्म है वो होना, और होने के साथ पुष्टि। जो जीवावस्था है उसका है होना, पुष्टि, और उसके साथ जीने की आशा। और जो ज्ञानावस्था की इकाई है अर्थात मानव है, उसका धर्म है होना, पुष्टि सहित होना, और सुख से जीने की आशा। जीने की आशा मानव में भी है, लेकिन कैसे जीने की? दुख से जीने की या सुख से जीने की? अगर आपका जवाब पीछे से आता रहता है तो मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता है। बच्चे सुन रहे हैं। तो मानव सुख के साथ जीना चाहता है या दुख के? सुख के साथ। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार एक वो बूढ़ा आदमी या दादी माँ कहानी सुनाती है ना, तो बच्चे हुंकारे भरते रहते हैं, तो जब आप पीछे से आपका जवाब आता है तो मुझे भी कहानी को आगे बढ़ाने का, इस दर्शन को आगे बढ़ाने का थोड़ा आनंद मिलता है। तो सर्व मानव सुख धर्मी है, यह स्पष्ट सर्व सुलभ ना होने से उसी के लिए अनेक मत है। मानव का मूल धर्म सुखी होना है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया, ये सर्वसुलभ नहीं हो पाया। यानी मानव सुखी तो होना चाहता है, लेकिन सुखी कैसे हो, सुख का आधार कैसे हो, इसका जानकारी नहीं है। तो क्या हुआ? अलग अलग मत हो गए। मत मतलब विचार। किसी ने सुख पाने के लिए कुछ विचार दिया, किसी ने सुख पाने के लिए कुछ विचार दिया, और फिर इन विचारों के आधार पर ही लोग अलग अलग वर्गों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में बट गए। क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि मनुष्य जो भी कुछ करता है सुख पाने के लिए ही करता है। भानु बेटा, दीदी को बोल देना थोड़ा दूध दे देगी मेरे को, है? हम जितना भी व्यवस्था में जीता हूं, आज जितना खूबी से जीता हूं, कल उससे अधिक जी सकता हूं। उत्तरोत्तर और अधिक सुख पूर्वक जीना ही धर्म है। यानी जितनी खुशी मुझे आज है, मुझे कल उससे कम तो नहीं चाहिए, अधिक खुशी चाहिए। और ये मेरी खुशी का पैमाना हर दिन बढ़ता जाता है। उत्तरोत्तर का मतलब है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ जीवन के इस पड़ाव में, मेरी सुख की जो इच्छा है वो और बढ़ती जाती है। तो अधिक सुख पूर्वक जीना ही धर्म है। समस्याओं के साथ सुखी होना बनता नहीं। धर्म क्या है? सुखी रहना। और मानव घिरा हुआ किससे है? समस्या से, क्योंकि समस्याओं का समाधान नहीं है। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि समस्याओं के साथ सुखी रहना बनता नहीं। जब तक समस्या है तब तक सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? तो बाबा जी यहाँ एक बात और क्लियर कर रहे हैं कि समाधान में ही सुख है। वो भी बता रहे हैं बाबा जी कि समस्याओं के साथ सुखी होना बनता नहीं, समझदारी से ही समाधान संपन्न होने के आधार पर सुखी होना बनता है। सुखी होना बनने का मतलब है सुख कब मिलेगा? जब हमारे पास समस्या होगी तब, या जब समाधान होगा तब? कब मिलेगा सुख बताओ बेटा, समस्या में या समाधान में? समाधान में सर। बहुत बढ़िया। समाधान में सर। और हम प्रयास क्या कर रहे हैं? मानव का सकल प्रयास समस्याओं से निजात पाना है। मानव का प्रयास अभी तक समाधान पाना नहीं है, समाधानित होना नहीं है, बल्कि जो समस्या उसके सामने है उस समस्या से ओवरकम होना है, उस समस्या से उबरना है। भले ही इस रास्ते में और बड़ी समस्या पैदा हो जाए। और ऐसा भ्रमित होने के कारण मानव के साथ हुआ ही है। मैं एक छोटे से पंखे की, जो हाथ वाला पंखा है, उसकी सलाह जो है ना, उसी का एग्जाम्पल बार बार देता हूं। आप फिर से रिमाइंड कीजिए जो मैंने कहा था कि जब इंसान को गर्मी लगी तो उसने हाथ से चलने वाला ऐसा ऐसा कोई पंखा बना दिया।
हवा हो रही है, देखिए। आगे उसने और सुविधा ली, जैसे जैसे उसके पास संसाधन आते गए, जैसे जैसे नए आविष्कार हुए, तो उसने दिमाग में क्या था, हवा खाना। लेकिन ऐसे घुमाने से हाथ भी दुख रहा है, ये अब हाथ भी ना दुखे और हवा भी मिले, तो बिजली वाला पंखा बना दिया। अब बिजली वाले पंखे से दो चीजें हो रही है, एक तो बिजली से चलता है, बिजली कोयले से बनती है। कोयला जब जलता है तो जहरीली गैसें और गर्मी पैदा करता है। ये जो जहरीली गैसें हैं और ये गर्मी है, वातावरण को गर्म करती है। तो वातावरण गर्म हो रहा है और हम पंखे का उपयोग बढ़ाए जा रहे हैं। ये वातावरण की गर्मी, बिजली के लिए जो कोयला जलाया, उससे जो बिजली बना के पंखा चलाया, इस पंखा चलाने से ये वातावरण की गर्मी खत्म होगी, या जो कोयले का हम दुरुपयोग कर रहे हैं उसके जलाने से ये गर्मी कम होगी, इसको समझना है। उधर ध्यान दिया नहीं। कोयला बहुत मात्रा में है, कम रहेगा तो विदेशों से मंगा लेंगे, लेकिन कोयला तो जलाना है। क्यों? अब मानव सुख किसमें समझने लगा? वातावरण खराब हो रहा है, शरीर खराब हो रहा है, इसकी चिंता नहीं है, सुख चाहिए। सुख किसको चाहिए? मानव को शरीर रूप में शरीर को चाहिए। सुविधा चाहिए, किसको लिए चाहिए? शरीर को चाहिए। इस सुख और सुविधा, ये जो भौतिक सुख और भौतिक सुविधा है, इसके चक्कर में मानव ने पृथ्वी को ये प्रदूषित करना, या कहे कि पृथ्वी का शोषण करना आरंभ कर दिया। अब मानव एक चीज और देख रहा है कि पंखा तो चल रहा है, लेकिन अब जब गर्मी वातावरण में होगी तो पंखा गर्म ही हवा फेंकेगा। पंखे की एक खास बात है, जैसा मौसम होगा वैसी हवा फेंकेगा। ठंडी में ठंडी हवा फेंकता है, गर्मी में गर्म हवा फेंकता है। तो अब क्या करे भैया? अब मानव ने और दिमाग लगाया कि भैया इस पंखे के चारों तरफ अगर हम पानी से भीगे हुए चटाइयाँ लगा दे, तो वहां से जो हवा आएगी वो ठंडक होके कमरे में आएगी। तो मानव ने ऐसा ही कुछ किया, पंखे को टांगने की जगह इधर सीधा करके खड़ा कर दिया, चारों तरफ कुछ चटाई लगा दी, उसको भिगोते टांग देते, भिगोते टांग देते। अब कमरे में, अब वहां से जो हवा आ रही थी पानी की नमी के कारण, वो ठंडी हवा कमरे में आ रही है, आदमी खुश। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हो रही है, एक जो जो धरती का जो पानी है वो वापिस वाष्प बन के जा रहा है ऊपर हवा में, क्योंकि जो पानी की चद्दरें या पानी की बोरियां जो हमने टांगी हुई थी, वो कुछ समय के बाद उसकी नमी गायब होगी, हवा ने खींच ली, वो फिर से सूख गई। अब रात को आदमी सो रहा है और हवा एकदम से गर्म हो गई, तो अब उसको नींद से जगना भी भारी पड़ रहा है, नींद में उसकी खलल पड़ रही है। तो उसने क्या किया, उसने वो वाटर पंप लगा के ऑटोमेटिकली वैसा कर दिया कि वो चलता रहे, पानी बोरियों के ऊपर धीरे धीरे गिरता रहे, बोरियां गीली रहती रहे और पूरी रात कमरे में ठंडी हवा आए। तो हवा तो ठंडी मिल रही है, लेकिन वातावरण गर्म हो रहा है। क्यों? वातावरण में जो पानी था वो जा रहा है वापिस, भाप बन के ऊपर जा रहा है। तो धरती पे पानी की कमी, पानी की कमी के साथ उधर अब ये जो कूलर था कम समय के लिए चलता था, अब ज्यादा समय के लिए चलता है, क्योंकि दिन में भी गर्मी, रात को भी गर्मी। जितना कूलर चलेगा उतनी बिजली और चाहिए, जितनी बिजली चाहिए उतना कोयला जलाना पड़ेगा, जितनी कोयली जलेगी वो फिर से, आप देखो एक साइकिल बन रही है, ये ह्रास की साइकिल बन रही है या विकास की साइकिल बन रही है? लगती तो मुझे विकास की है, कि पहले हाथ वाला पंखा, फिर छत वाला पंखा, फिर कूलर, फिर कूलर में भी वो पानी वाली मोटर, उसके बाद एसी। अगर हम धीरे धीरे सबका अवलोकन करें तो पाएंगे कि ये जो आज की जो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन है, ऐसे ही नहीं आई। हमारे जो बड़े थे उनकी नासमझी से आई, और जिसके पास जो कुछ होता वही बांटता है, उनके पास नासमझी थी, उन्होंने हमारे को नासमझी डिलीवर की। हम भी अपने बच्चों को क्या डिलीवर करेंगे? नासमझी ही डिलीवर करेंगे।
25 हुए हैं अभी, हाँ, और वही हम डिलीवर करते आ रहे हैं। तो हम हाथ वाले पंखे से कूलर तक आ गए, डबल नुकसान होना शुरू हो गया। अब कूलर में भी रात में पानी खत्म हो जाता है, तो कूलर में और भी सिस्टम आ गए। उस कूलर में प्लास्टिक की हम एक वो बॉल लगा देते हैं, जैसे कूलर भरेगा पानी पानी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार का सिस्टम वाला सिस्टम है जो हमारी टॉयलेट में लगता है। टॉयलेट में देखा ना, जो पानी की वो पीछे जो टंकी लगी होती है भर जाती है तो पानी अपने आप ऑटोमेटिकली बंद होता है। पानी चलाते हैं तो फिर से पानी बंद आना उसमें शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार की एक बॉल हम पानी उस कूलर में भी लगा देते हैं, और डायरेक्ट पानी का अब वहां से टंकी से कनेक्शन है। जैसे पानी कम होगा ऑटोमेटिकली उस टंकी से पानी कूलर में भर जाएगा। अब रात को जागना भी नहीं है, कूलर में पानी भी नहीं भरना है। लेकिन यहाँ एक चीज और हो गई है, वो जो बॉल बनी थी वो प्लास्टिक की है। वो प्लास्टिक पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, और वो माइक्रो प्लास्टिक उस हवा के द्वारा चारों तरफ वातावरण में फैल रहा है। और वो माइक्रो प्लास्टिक कितने महीन लेवल पे है, जिस प्रकार से हम परमाणु को नहीं देख पाते, उस माइक्रो प्लास्टिक को भी हम नहीं देख पाते। और वो माइक्रो प्लास्टिक, अब कूलर भी प्लास्टिक वाले आ गए हैं, फाइबर वाले आ गए हैं। तो गर्मी के साथ रिएक्शन करके, पानी के साथ रिएक्शन करके, वो जो माइक्रो प्लास्टिक है वो हमारे शरीर में जा रहा है, वातावरण में जा रहा है, दुनिया भर की बीमारियां पैदा कर रहा है। लेकिन उस समय मानव को नहीं पता था, उस समय तो वो सुख की चाह में था। सुख की नींद उसको ठंडे कूलर और ठंडे एसी के रूप में मिल रही थी। अब इसने ये देख लिया कि भाई गर्मी बढ़ती जा रही है, और एक समय ऐसा आता है गर्मी में कि जब चिपचिपी गर्मी होती है, मानसून वाला सीजन जब होता है, तो उसमें क्या करते हैं, अगर हम कूलर में पानी चला दें तो पसीना तो नहीं आएगा, लेकिन चिपचिप पूरे शरीर में होती है। तो इस चिपचिपी गर्मी से बचने के लिए उसने कहा भाई ये जो हवा है अगर ये ठंडी ही रहे, इसमें पानी की नमी खत्म कर दे। तो उसने क्या बना दिया, एसी बना दिया। उसमें पानी की नमी तो खत्म हो गई। अब एसी से जो हवा आते हैं उसमें पानी की नमी नहीं है, कूलर वाली हवा में पानी की नमी है। अब क्या करेगा वो, अब नमी तो सोखेगा वो। तो कमरे में जितनी नमी थी उसको सोख दिया, उसके साथ हमारे शरीर में भी जो कुछ नमी है एसी उसको भी सोख रहा है। आप तो अभी जवान बच्चे हैं, थोड़े जिनकी उम्र हो गई है 40 45 50 साल, वो जो लोग कमरे में एसी में सो रहे हैं उनसे पूछो आप, जब वो उठते हैं तो उनके जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, हाथ के दर्द, वो ऐसे ऐसे अकड़ के उठते हैं पूरा शरीर उनका। एसी में पूरा शरीर अकड़ जाता है। क्यों अकड़ जाता है? क्योंकि एसी वहां से उनके शरीर से नमी को खींच रहा है। फिर से देखते हैं, हाथ वाला पंखा, बिजली वाला पंखा, कूलर और एसी, हमें लग रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं, जबकि वातावरण में क्या हो रहा था, आज टेम्परेचर इतना, अगले साल इतना, अगले साल इतना। अब टेम्परेचर गति के साथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है मनुष्य की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अधिक से अधिक मात्रा में प्लास्टिक का प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण उसको क्या है, विभिन्न प्रकार के रोग लग रहे हैं। अब खाने में प्लास्टिक, पीने में प्लास्टिक, क्योंकि जो पानी पीते हैं वो प्लास्टिक की टंकी में, पानी की जो हम लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए वो पानी की बोतल प्लास्टिक की, दूध जिस थैली में पी रहे हैं वो प्लास्टिक की, चाय जिस कप में पी रहे हैं वो प्लास्टिक के, और चाय अगर कहीं से हम पैक करवा के ले आ रहे तो प्लास्टिक की पन्नी में आ रही है। उसके बाद जो हमारा कूड़ा है, ये सारा प्लास्टिक वाला कूड़ा, घर का कूड़ा कहाँ जा रहा है, नदियों में। नदियों में क्या हो रहा है, प्लास्टिक। उस नदियों के पानी को साफ करके हम पीने में प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां से भी क्या मिल रहा है, प्लास्टिक ही मिल रहा है। हो क्या रहा है, दिखाई हमारे को दे रहा है विकास, और जा रहे हैं ह्रास की तरफ। तो इसी नासमझी की तरफ बाबा जी ध्यान दिला रहे हैं कि मानव धर्म क्या है। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं कि उत्तरोत्तर पूर्वक और अधिक सुख पूर्वक जीना ही धर्म है। समस्याओं के साथ सुखी होना बनता नहीं है, समझदारी से समाधान संपन्न होने के आधार पर ही सुख बनता है। समझदारी है तो सुख है, तो हमें समाधान की तरफ बढ़ना है, उसकी तरफ बाबा जी ध्यान दिला रहे हैं। बाकी का जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको हम कल पढ़ेंगे, समय हो चुका है।
तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञ अर्पित करते हुए आज की कक्षा को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल फिर मिलते हैं, इसी प्रश्न पे हम आगे और प्रताप डालेंगे। कल तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट।